Hello everyone. So in this video, we will discuss about place of supply of goods. तो पहले प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स से जाने के पहले हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कुछ बेस प्रोविजंस, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई से हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारी जो सप्लाई है वो इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है, क्योंकि इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट के बेसिस पे ही हमारा आईजीएसटी या फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और उसी के बेसिस पे हम डेस्टिनेशन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सीधे प्लेस ऑफ सप्लाई पे जंप करने से पहले वी शुड डिस्कस अबाउट व्हेन टू से इट इज एन इंटरस्टेट सप्लाई एंड व्हेन इट इज एन इंटरस्टेट सप्लाई। तो सबसे पहले हम कुछ बेस प्रोविजंस पे आ जाते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले सिर्फ गुड्स के बारे में, तो बेस प्रोविजंस भी खाली गुड्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगी। ऑल्दो ये जो 7 सेक्शन 5 वाला सेक्शन है, ये सर्विसेज पे भी एज इट इज एप्लीकेबल होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करें इंट्रास्टेट सप्लाई की, तो वो सेक्शन 8 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट कहते हैं कि अगर आपकी जो सप्लाई है वो एक ही स्टेट के अंदर हो रही है, एक ही यूनियन टेरिटरी के अंदर हो रही है, तो फिर हम उसको इंट्रास्टेट सप्लाई मान लेंगे, बोथ फॉर गुड्स एंड फॉर सर्विसेज एज वेल। अब आ जाते हैं सेक्शन 7 पे, जो बताता है कि इंटरस्टेट सप्लाई कब मानी जाएगी। इसके 3 पार्ट्स हैं, सेक्शन 7(1) and सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 7 सबसेक्शन 5। खाली गुड्स के लिए अगर हम बात करें, सर्विसेज का हम सर्विसेज के वीडियो में बात करें। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ये बात करते हैं कि कब हम इंटरस्टेट मानेंगे अगर सप्लाई हमारी विद इन इंडिया है। तो अगर मेरा लोकेशन ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों डिफरेंट स्टेट्स में है, या फिर एक स्टेट या एक यूनियन टेरिटरी में है, या तो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में है, तो हम मानेंगे कि हमारी इंटरस्टेट सप्लाई है विद इन इंडिया, और इसका जो प्लेस सप्लाई है वो फिक्स होगा एज पर सेक्शन 10 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। अब ये सेक्शन 10 हम क्योंकि आगे में देखेंगे। देन सेक्शन 7(2) किसके बारे में बात करते हैं कि कोई भी कुछ जो हम इंपोर्ट करते हैं इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया टिल इट क्रॉसेस द कस्टम फ्रंटियर्स, मतलब कि हम गुड्स को इंडिया के अंदर ला रहे हैं और उसने कस्टम फ्रंटियर्स क्रॉस नहीं कराया, तो उससे पहले जो भी मतलब सप्लाई वगैरह होगी इम्पोर्टेशन के केस में हम क्या प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे, तो उस केस में हम प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करेंगे एज पर सेक्शन 11। ये सेक्शन 11 में हम डिस्कस करेंगे, विच इज वेरी वेरी सिंपल। तो जैसे कि अगर हमने जब कस्टम्स पढ़ा था, तो हमने वहां पे देखा था कि आईजीएसटी हम पे करते हैं एज पर ECD 3(7) और सेस पे करते हैं जीएसटी सेस एज पर ECD 3(9). फिर वैल्यूएशन कैसे होता है किसी भी उसका, कस्टम्स एक्ट के थ्रू। और इम्पोर्ट कैसे करते हैं, मतलब इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, ब्रिंगिंग इट टू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। फिर आ जाता है सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 पे। ये क्या कहते हैं कि अगर हमारी सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, मतलब हम एक इम्पोर्ट करना है, तो हमारी तो जहां जहां पर सप्लाई, द लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होगा, जहां पर भी हमारा LOS और POS इंडिया के बाहर आ रहा है, ठीक है, उस केस में, या फिर अगर हम किसी SEZ को, या फिर कोई SEZ हमें सप्लाई कर रहा है, डेवलपर हो चाहे यूनिट, हम उसको कर रहे हैं या वो हमें कर रहा है। और दूसरी चीज, इन द टैक्सेबल टेरिटरी, सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर हो रही है, नॉट बीइंग इंटरेस्टेड सप्लाई, मतलब कि टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर हो रही है बट वो इंटरेस्टेड सप्लाई नहीं है, और ना ही वो किसी और सेक्शन के अंदर कवर हो रही है, मतलब जितने भी सेक्शंस हैं, सेक्शन 10 11 12 13 14, किसी के भी अंदर वो कवर नहीं हो रही है, उस केस में हम उसको इंटरस्टेट ट्रीट कर लेंगे। तो अब ये सारी A B C ना, ये सब अलग अलग है, मतलब ये एक ही कंडीशन नहीं है, मतलब इस सब के बीच में और है। या तो अगर आपकी ये कंडीशन है तो फिर हम उसको इंटरस्टेट मानेंगे, ये कंडीशन अगर आ रही है तो इंटरस्टेट मानेंगे, अगर ये कंडीशन आ रही है तो हम इंटरस्टेट मानेंगे। ये एक तरीके से रेसिडुअल है कि मतलब बाकी सब हो गया, अगर कहीं भी आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई फिक्स हो ही नहीं पा रही है, तो आप 7(5)(c) में करेंगे, 7 सबसेक्शन 5 + C। के बाद आ जाते हैं, तो ये तुम्हारा सेक्शन 7 हमने कर लिया, सेक्शन 8 हमने कर लिया, बहुत सिंपल था। सेक्शन 9 किसके बारे में बात करते हैं, हमारी जो सप्लाई है अगर वो टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर हो रही है, मान लो मान लो कैसे बनाना है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, सपोज ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और ये हमारा क्या कहते हैं, टेरिटोरियल वाटर्स है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मेरा शिप यहाँ पर है, मेरा शिप यहाँ पर है, अज्यूम करें कि ये शिप है, ठीक है, मेरा शिप यहाँ पर है। अब क्या हो रहा है, मैंने यहीं पे क्या कर ली, मैंने यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन कर ली, सप्लाई कर ली,
यहीं पे मेरा सप्लायर है, यहीं पे मेरा सप्लायर है, पर क्या बात करूँ, यहाँ पर मैं नहीं हूँ, यहाँ पर मेरी सप्लाई हुई है। यानी मैं कहूँ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल चलो अभी हम गुड्स ले लेते हैं, मान लो मेरी सप्लाई ऑफ गुड्स यहाँ हुई है, मेरा सप्लायर भी यहाँ बैठा हुआ है और मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। यानी कि मैं इंडिया के अंदर हूँ, मेरा सप्लायर टेरिटोरियल वाटर्स में है, और मेरी सप्लाई जो भी हो रही है वो भी टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर हो रही है, क्योंकि ये टेरिटोरियल वाटर्स की लाइन है, ठीक है, नॉटिकल माइल्स वाली, और ये हमारी इंडिया की बॉर्डर लाइन है, ठीक है। अब क्या होता है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा बेस लाइन होता है, मतलब जैसे ये लैंड आ रही है, तो ये कहीं पे ऐसा क्या आती है ना कि मतलब लैंड ऐसे 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 तो नहीं है कि यहाँ पे ऐसी लैंड खत्म हो गई, वो अंदर अंदर नीचे नीचे को ऐसे जाती है। तो जहां पर भी वो उसका टच हो रहा होगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर्स, ठीक है, मतलब ठीक है, दोनों में से एक चीज, तो डीम टू बी इन द कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द एप्रोप्रिएट बेसलाइन इज लोकेटेड। अब मान लो यहाँ की कुछ बेसलाइन यहाँ पे आ रही थी, मान लो ये महाराष्ट्र है, तो मेरी जो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी वो महाराष्ट्र में मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरी जो सप्लाई हुई है या मेरा जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है वो इस बेसलाइन के बहुत पास है, वो इस बेसलाइन के नियरेस्ट है। अगर इस बेसलाइन के नियरेस्ट है और ये बेसलाइन कहाँ से रिलेट करती है, महाराष्ट्र से रिलेट करती है, तो मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे महाराष्ट्र है। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल प्रोविजन है, इसको मतलब थोड़ा सा आप इमेजिन करके सोचोगे तो इजी रहेगा, बट ऐसे मैंने बहुत कोशिश करी है जल्दी सी ड्राइंग बनाकर, बट चल। अब उसके बाद आ जाते हैं, अभी जैसे हमने यहाँ पे देखा कि सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग और सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग, तो पहले फटाफट से सेक्शन 11 खत्म कर लेते हैं। सेक्शन 11 देखो कितना छोटा सेक्शन है। सेक्शन 11 कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर इंपोर्ट हम गुड्स कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स को, तो इंपोर्ट कर रहे हैं तो लोकेशन ऑफ इम्पोर्टर हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई है, और अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो लोकेशन आउटसाइड इंडिया हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। अब आ जाते हैं सेक्शन 10 पे। सेक्शन 10 भी बहुत ईजी है, बस इसमें थोड़ा सा आपको चीजें याद रखनी है और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है ये। दिक्कत आती है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में। ऑल राइट, तो अब जैसे हमारा सेक्शन 10 है, ओके, तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1, एक हमारा सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 है और एक सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई ना सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 से नहीं है, यानी सबसेक्शन 1 से आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो पा रही है, तो आप सबसेक्शन 2 के अंदर गवर्नमेंट सीजी कुछ रूल्स प्रिस्क्राइब करेगी, उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपनी प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर सकते हो। लेकिन आज तक अभी तक कोई भी रूल्स प्रिस्क्राइब नहीं है, इसलिए 10 टू की कोई वैलिडिटी नहीं, इसलिए हम खाली 10 1 पढ़ने वाले हैं, 10 टू को पढ़ने से कोई फायदा नहीं। 10 1 पे आ जाते हैं। 10 1 कहते हैं कि सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब जो है कि इंडिया के अंदर डील हो रहा है। तो सबसे पहले आ जाता है जहाँ पर मूवमेंट इन्वॉल्व है गुड्स की। अब जहाँ पर मूवमेंट इन्वॉल्व है गुड्स की, वहाँ पे लगभग तीन पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, या तो सप्लायर इन्वॉल्व होगा, रिसिपिएंट इन्वॉल्व होगा, या अगर बात बन पड़ती है तो थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है। उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ मानी जाएगी, व्हेन द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स, जहां पर उसका मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। मान लो मैं सप्लायर हूँ, सामने वाले को मैंने कुछ कुछ सप्लाई करे, या आपको मैंने कुछ कुछ सप्लाई करे, तो जब मैंने ट्रांसपोर्टर को गुड्स दिए, जैसे ट्रांसपोर्टर आपकी प्लेस पे गुड्स लेकर जा रहा है, मान लो आप महाराष्ट्र में, मैं दिल्ली में, तो दिल्ली से जब महाराष्ट्र गुड्स जा रहे हैं और महाराष्ट्र में वो मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र आएगी। अब अगर मान लो गुड्स में मूवमेंट ही नहीं, मान लो महाराष्ट्र में मेरा गोडाउन है, वहीं पे गुड्स स्टोर्ड है, गुड्स स्टोर थे, आपने मेरे दिल्ली से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मुझे वो गुड्स चाहिए, तो मैंने आपको कह दिया कि मेरे वही महाराष्ट्र वाले गोडाउन में गुड्स स्टोर है, आप वहां से कलेक्ट कर लो। मैंने मूवमेंट नहीं है गुड्स का, मूवमेंट तो हो ही नहीं रहा, मूवमेंट तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि जगह रखे हुए हैं, मैंने वहीं पे आपको सेल कर दिया। तो इस केस में हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगी, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द रेसिपिएंट, यानी महाराष्ट्र मानी जाएगी। एंड पार्टीज कौन कौन लोग हैं इसमें, सप्लायर, रेसिपिएंट, ट्रांसपोर्टर की तो जरूरत ही नहीं है। देन उसके बाद एक बिल टू शिप टू का भी मॉडल आता है, बिल टू शिप टू सेल। बिल टू शिप टू सेल क्या मतलब, बीच में एक मिडिल मैन इन्वॉल्व है, बीच में एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है जो कि बिलिंग करवा रहा है। मान लो एक रेसिपिएंट है ए, सॉरी सप्लायर है ए, रेसिपिएंट है बी, मतलब ए को बी को सामान बेचना है, लेकिन बीच में आ गया सी। सी क्या कर रहा है, सी ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि भाई तू बी को सामान पहुंचा दे। तो सी, तो मतलब होगा क्या, एक्चुअल में होगा क्या, ए जो है बी पे बिल रेज करेगा, ए सॉरी ए सी पे बिल रेज करेगा, और जो सामान जाएगा वो सी की तरफ जाएगा। तो मतलब क्या होगा, जैसे सप्लायर है मान लो ए, सप्लायर है हमारा ए, थर्ड पर्सन है हमारा सी, और रेसिपिएंट है हमारा बी, ठीक है। तो यानी ए जो है
के ऊपर बिल रेज करेगा और शिप करेगा B। ये सी पे बिल रेज करेगा और शिप करेगा डी को। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ मान जाएगा? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, यानी जिसके ऊपर बिलिंग हो रही है उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो कि जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होगा, वो जगह हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर करी जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं इंस्टॉलेशन एंड असेंबली। मान लो कोई आपका एयर कंडीशनर है या कोई मशीनरी है, तो जिसको ले जाकर एक जगह पर असेंबल करना पड़ता है या फिर इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है। जैसे एसी की इंस्टॉलेशन घर पे लाके जो शॉप वाले होते हैं वो घर पे लाकर इंस्टॉल करते हैं, तो उस केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाती है ना, वो जगह मानी जाती है जहाँ पर आप इंस्टॉलेशन एक्चुअल में कर रहे हो। तो यानी अगर मान लो मैंने महाराष्ट्र से कोई एयर कंडीशनर परचेज किया, तो वो मेरे दिल्ली में आकर वो मेरे यहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इंस्टॉलेशन जो इंस्टॉलेशन अगर कहाँ हो रहा है दिल्ली में, असेंबली अगर मान लो कोई मैंने मशीन खरीदी उसकी असेंबली कहाँ हो रही है? दिल्ली में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ आएगी? दिल्ली के अंदर। फिर अब ऐसा भी हो सकता है जैसे आपने सुना होगा कि, या देखा भी होगा या आपने खुद एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अगर हम कभी शिप या फिर किसी बस वगैरह में, ट्रेन वगैरह में या शिप एयरप्लेन वगैरह में अगर ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे कुछ हमें खाने वाने को मिल जाती है चीजें, या कुछ रिफ्रेशमेंट्स वगैरह के लिए मिल जाते हैं। तो उस केस में ऐसी ऐसी चीज सप्लाई क्या मानी जाएगी? उस समय तो हम पैसे दे रहे हैं, उस चीज पे सप्लाई करे खरीद रहे हैं, वो चीज वो बंदा में जो ट्रेन वाले लोग होते हैं सप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई जो मानी जाती है कि जिस प्लेस से, जिस लोकेशन से वहां पर उस व्हीकल में या उस एयरप्लेन या शिप में गुड्स लोड करे गए हैं, यानी गुड्स टेकन ऑन बोर्ड हुए हैं, वो पार्ट हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन, जहाँ पर हमने उनको शिप के अंदर या इसके अंदर किसी भी चीज के अंदर, व्हीकल के अंदर लोड किया है, बसेस के अंदर या ट्रेन के अंदर लोड किया है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी वो लोकेशन मानी जाती है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। तो गुड्स की प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर होप सो आपको बेस प्रोविजंस भी क्लियर होंगे, क्योंकि बेस प्रोविजंस क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उसी के बेसिस पर हम, अगर मान लो कोई अच्छा क्वेश्चन अगर आईसीआई पूछता है ना, तो यहाँ से तो वो पूछ ही सकता है गुड्स के केस में, गुड्स के केस में। लेकिन वो ना इन चीजों पे खेल सकता है कि मतलब यहाँ पे अगर हमें ये चीजों की क्लैरिटी नहीं होगी, तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हर कोई बच्चा ये पढ़ के जाएगा सेक्शन 10 एंड 11, बट वो बेस प्रोविजंस को इग्नोर कर देते हैं। तो आपको वो भी चीज ध्यान रखनी है। और तो ये होप सबको क्लियर होगा।